एक छोटे से शहर में दो खानदान रहा करते थे। एक खानदान में आशा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वहीं दूसरे खानदान में अमन नाम का एक छोटा लड़का था। उन दोनों खानदानों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन जमात में आशा और अमन साथ में बैठे हुए थे कि तभी आशा, तुम आज अपनी कॉपी लेकर नहीं आई? निकल जाओ इस जमात से और जमात के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। अमन को बहुत बुरा लगता है और वो भी कुछ ऐसी हरकत करता है कि मैडम उसको भी क्लास के बाहर निकाल देती है। अमन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैडम ने तुझे सजा दिया था ना, इसीलिए मैंने भी कुछ ऐसी हरकत की कि मैडम ने मुझे भी बाहर भेज दिया। अब हम दोनों खड़े होकर मजे करेंगे। मैं तुझे तन्हा थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। आशा और अमन इसी तरह हमेशा साथ रहा करते थे। एक रोज आशा और अमन साथ में बैठे थे। आशा, मेरे अब्बू का तबादला हो गया है, हमें दूसरी जगह जाना होगा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। ये क्या कह रहे हो अमन? हम इतने अच्छे दोस्त हैं। मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर। तो तूने क्या सोचा, मैं तेरे बगैर रह सकता हूँ क्या? आखिर वो दिन आ ही जाता है जब अमन को अपने वालिद के साथ किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है। अमन आशा से मिलने जाता है। आशा, मुझे अब्बू जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा तुम्हें छोड़कर जाने का। मत जाओ ना अमन, तुम्हारे बगैर मैं यहाँ क्या करूँगी? तुम्हारे सिवा तो मेरा यहाँ कोई नहीं है। आशा देखो, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? ये 2 लॉकेट है। इसका आधा हिस्सा तुम्हारे पास रहेगा और आधा हिस्सा मेरे पास रहेगा। ये आधा दिल तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा और मुझे तुम्हारी याद। इससे हम कभी जुदा नहीं होंगे। तभी अमन के अब्बू आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर ले जाते हैं और समय गुजरता जाता है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और जवान हो जाते हैं और वो लॉकेट को देख देख कर एक दूसरे को याद करते हैं। एक रोज आशा अपने दोस्त की शादी में शिरकत करने के लिए दूसरे शहर की जानिब जा रही होती है। तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वहीं दूसरी जानिब से अमन आता है। क्या हुआ मोहतरमा, इतनी बारिश में आप बाहर क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं लिफ्ट के लिए इंतजार कर रही हूँ। आप यहाँ पर बेकार ही खड़ी हैं। आपको कोई लिफ्ट नहीं देगा। आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी मदद कर लूंगी। जिद छोड़िए और मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। मुझ पर यकीन कीजिए। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको जाना कहाँ है? मुझे यहाँ के सरपंच वीरपाल जी के यहाँ जाना है। उनकी दुख्तर की शादी है। अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हम दोनों की मंजिल एक ही है। अब हम दोनों साथ ही चलेंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको हिफाजत से आपकी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। आशा अपनी दोस्त की शादी में पहुँच जाती है। शादी की रस्में शुरू होती हैं और आशा नाच रही होती है कि तभी उसके गले से लॉकेट निकलकर नीचे गिर जाता है, जो अमन को मिल जाता है। अमन उस लॉकेट को देखकर बेइंतहा खुश हो जाता है। अरे, ये तो वही लॉकेट है जो मैंने आशा को दिया था। क्या ये लड़की वही आशा है? अमन आशा से गुफ्तगू करने की कोशिश करता है, पर आशा उसे तनिक भी अहमियत नहीं देती। अमन को आशा से बचपन से ही मोहब्बत थी, लेकिन वो उसे हकीकत बयान नहीं कर पाता। अमन ने आशा से मिलकर पूछा, आशा, तुम किसी को पसंद करती हो क्या? हाँ जी जनाब, मेरी जिंदगी में कोई है जिसे मैं बेहद पसंद करती हूँ। अमन का तो जैसे दिल ही टूट जाता है और वो शादी में से एक तरफ होकर ऊपर के कमरे में चला जाता है। शादी की रस्मों में आशा अमन को ना देखकर बेचैन सी हो जाती है और उसे इधर उधर तलाशने लग जाती है। तभी उसे कोई बताता है कि अमन ऊपर के कमरे में बैठा हुआ है। आशा उसे बुलाने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाती है। वहाँ देखती है कि अमन लॉकेट को लेकर बैठा ख्यालों में डूबा है। अमन, मेरा लॉकेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम इस लॉकेट को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉकेट को हाथ लगाने की? तुम होते कौन है लॉकेट को छूने वाले? तुम नहीं जानते, मेरे लिए ये लॉकेट मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। क्यों, ऐसा क्या है इस लॉकेट में? तुम्हें इससे क्या? ये मेरे बचपन की मोहब्बत है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाई। ये मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे दिया था, जिसे मैं आज तक तलाश रही हूँ। लॉकेट की मदद से तो तुम तलाश रही हो, लेकिन जब तुम्हारा दोस्त सामने आया तो तुमने उसे पहचाना ही नहीं। आशा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना।
तभी अमन अपना लॉकेट भी उसे दिखाता है और दोनों लॉकेट को जोड़ देता है, जिससे एक दिल बन जाता है। आशा उसे देखकर खुश भी होती है और हैरान भी। आशा अपने लड़खड़ाती जबान से कहती है, अमन, तुम मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वापस आ गए। मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी, हर जगह तुम्हारी तलाश की। ऐसा कोई रोज नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना हो। यही हाल मेरा है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। मैंने बचपन से ही तुमसे मोहब्बत की है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों मिलकर बेहद खुश होते हैं और दोनों अपने अपने खानदान से अपनी शादी की बात करते हैं। दोनों खानदान खुशी से एक दूसरे के गले लगते हैं और दोनों की शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। पंढरपुर नाम का एक कस्बा था। वहाँ गुड़िया अपनी अब्बू गिरधारी लाल के साथ रहती है। गिरधारी लाल एक मामूली गैरेज में काम करता था और लोगों की गाड़ियाँ ठीक करता था। गुड़िया उठो, सुबह हो गई। मेरे कुछ ग्राहक आकर भी चले गए, लेकिन मुझे अब तक चाय नहीं मिली। पिताजी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? मैं आपको बनाकर दे देती। मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए नहीं उठाया, मैंने तो पहले से ही तुम्हारे और मेरे लिए चाय बनाकर रखी थी, इसलिए उठाया। क्या पिताजी, आप भी? गिरधारी लाल और गुड़िया दोनों ही खुशी खुशी रहा करते थे। गिरधारी लाल अपने गराज की दुकान चलाता और गुड़िया ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया करती। भाई साहब, मुझे कुछ राशन लेना है। आप ये पर्ची में लिखे हुए सामान बंधवा दीजिए ना। जी बेटा, तुम तो गिरधारी लाल की बेटी हो ना। वो दरअसल मेरी बेटी भी ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती है। मैंने सुना है अक्सर शादी और किसी भी महफिल में अच्छे पैसे बन जाते हैं। आप अपनी बेटी को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसे सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। गुड़िया वहाँ खड़ी होकर राशन ले ही रही थी कि वहाँ कस्बे की ठकुराइन चाची आ गई और कहने लगी, हाँ, भेज देना। कम से कम ये तो सीख ले, आजकल की लड़कियों को न जाने कब अकल आएगी। घर का काम तो इनसे होता नहीं और चली ब्यूटी पार्लर खोलने। अरे ओ ठकुराइन, ये आप बेचारी बच्ची को काहे डरा रही है? रहने दीजिए अंकल, इनका तो काम ही यही है, पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों की बातें सुनना और अपना मशवरा देना। गुड़िया काकी से बहस करके अपने घर चली गई और गुस्से में जाकर बैठ गई, जिसे देखकर गिरधारी लाल ने गुड़िया से पूछा, क्या हुआ बेटी? मेरे ब्यूटी पार्लर का काम सीखने की वजह से सारा गांव पहले से ही परेशान है। हमें दूसरों से क्या मतलब बेटा, तुम फिक्र मत करो और अपना ब्यूटी पार्लर वो क्या कहते हैं पार्लर, हाँ वो पार्लर का काम पूरा कर लो। पैसे जितने चाहिए मुझसे ले जाना। गुड़िया शहर से ब्यूटी पार्लर का पूरा काम सीखकर गांव आ गई। गांव आकर उसने देखा कि गांव की ठकुराइन उसके घर के सामने खड़ी है। सुनो गिरधारी, तुम आकर कई दफा मुझसे पैसे लेकर गए हो, जिसका तुमने 1 रुपया भी मुझे वापस नहीं किया है। मैं सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। मेरे बेटी का काम बस शुरू होने ही वाला है। हाँ, ठीक है। मैं अगले हफ्ते दोबारा आकर तुमसे मिलूंगी, लेकिन अगर मुझे मेरे पैसे तब वापस नहीं मिले ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ठकुराइन वहाँ से चली जाती है। उस वक्त गुड़िया कुछ नहीं कहती, लेकिन समझ जाती है कि सारे पैसे ठकुराइन के कर्ज से, जिससे उसने अपने ब्यूटी पार्लर की कोचिंग ली। अगर ये बात मुझे पता होती कि ठकुराइन के पैसों पर मैंने ये तालीम ली है, तो मैं कभी ब्यूटी पार्लर का काम सीखती ही नहीं। क्या करता बेटी मैं, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अब तुम कस्बे में आ गई हो तो तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोल लो। पिता की बात सुनकर गुड़िया ने ठीक वैसा ही किया। कस्बे के बाजार में अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर जिसमें सजने संवरने की सारी चीजें थी। ब्यूटी पार्लर खोलकर मुझे पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन पिताजी, मेरे ब्यूटी पार्लर में अभी तक कोई भी नहीं आया। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहीं हमारे सारे पैसे डूब न जाएं। घर में जो सोना बचा था उससे आपने मुझे ये दुकान खोल कर दी। ऊपर वाला चाहेगा तो सब अच्छा होगा, बस तुम मन लगाकर अपना काम करो। उतने में वहाँ ठकुराइन अपने साथ 2 गुंडे लेकर आ गई। आज अगर गिरधारी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उसकी पूरी दुकान उठाकर ले जाऊंगी। मालकिन, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा।
मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना है। आज मैं तुम्हारी दुकान छीन कर ही रहूंगी। अरे जब इतना ही अपनी बेटी पर भरोसा था तो उसे इंजीनियर और डॉक्टर क्यों नहीं बनाया? मालकिन, अगर आप कहे तो इसके गैराज और इसके ब्यूटी पार्लर का सारा सामान हम ले जाए। हाँ ले जाओ, इसके घर के सारे सामान ले जाओ और इसे कहीं का नहीं छोड़ना। सबको जुटा कर ले जाऊंगी मैं यहाँ से। ठकुराइन का हुक्म सुनकर दोनों ने गिरधारी के गैराज में खड़ी सारी गाड़ियों को टो करवा लिया और वहाँ से लेकर चले गए। गुड़िया के ब्यूटी पार्लर के दुकान के भी सारी सजने संवरने की चीजें वो वहाँ से चले गए। गुड़िया बेटी फूट फूट कर रोने लगी। हे मालिक, ये तुमने मेरे साथ कैसा सलूक किया है? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है पिताजी, कुछ भी नहीं। गैराज में कबाड़, स्कूटी और कुछ बिखरे हुए ब्यूटी पार्लर का सामान ही रह गया था, जिसे उठाते हुए गुड़िया ने कहा, इन सामान का अब हम क्या करेंगे? न गैरेज बचा, न ब्यूटी पार्लर। लेकिन पिताजी, ये स्कूटी किसकी है? ये मेरे गैराज में आज ही सुबह एक मोची ले आया था और उससे मैंने ये स्कूटी कम पैसों में खरीदी थी। मेरे दुकान न चलने का कारण ये है कि मेरे ब्यूटी पार्लर के बारे में किसी को पता ही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ पिताजी कि आप इस स्कूटी को कुछ इस तरह से बनाइए जिससे ये चलती फिरती स्कूटी ब्यूटी पार्लर बन जाए। लोगों को मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े। मैं ही इस स्कूटी को लेकर सब जगह पर जा सकूं। तुमने ये खूब कहा बेटा, शायद इससे हमारा काम बन जाए और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जाओ, जाकर सबकर सजाओ। उतने में वहाँ पर उनके पड़ोस की रानी मौसी आ गई और गुड़िया से कहने लगी, बेटा, क्या तुम मेरा भी श्रृंगार कर सकती हो? मेरे मायके में एक जलसा है, मुझे वहाँ जाना है। जी मौसी जी, अभी करती हूँ। बेटा, मैंने देखा कि कैसे उस कपटी ठकुराइन ने तुम्हारे दुकान पर तमाशा किया। वो हम गांव वालों को आगे बढ़ते देखकर बहुत जलती है। गुड़िया ने रानी मौसी को कुछ इस तरह से सजाया कि उनका चेहरा एकदम से निखर गया। वाह बेटा, तुम में तो सच में बहुत हुनर है। काबिले तारीफ काम किया है तुमने। ये कुछ पैसे रखो और इससे अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करो। लेकिन ये तो बेहद ज्यादा है। तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे लौटा देना। बेटा, मैं तुम्हारे लिए स्कूटी ब्यूटी पार्लर बनाकर तैयार कर देता हूँ। दिन रात मेहनत करके गिरधारी ने अपने स्कूटी पर ही ब्यूटी पार्लर का भंडार लगा दिया। उसने उस पार्लर को ऐसा बनाया कि स्कूटी के चारों तरफ सजने धजने के सारी चीजें लगी थी। बड़ा सा शीशा, क्रीम पाउडर और भी बहुत कुछ। पिताजी, ये स्कूटी कम, चलता फिरता ब्यूटी पार्लर ज्यादा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। अब तुम इसे चलाकर सारे कस्बे में घूमो और सारी चीजें अच्छे से करो। मेरी काबिल बिटिया कामयाब होकर लौटना। फिर क्या था, गुड़िया ने अपनी स्कूटी ब्यूटी पार्लर शुरू कर दी। हर कस्बे वो स्कूटी लेकर चली जाया करती थी और उस कस्बे की लड़कियों और औरतों को सजाया करती थी। देखते ही देखते स्कूटी ब्यूटी पार्लर के नाम से गुड़िया मशहूर हो गई। ये लीजिए आपके पैसे, ये मैंने अपने ब्यूटी पार्लर से कमाए हैं। शुक्रिया बेटी, मालिक की लाठी मुझ पर भी चली है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मैंने कईयों का घर उजाड़ा और इसी वजह से मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ। मालिक आपका भला करे। जब भी आपको मौका मिले तो आप मुझसे आकर मिल लीजिएगा। गुड़िया ठकुराइन से लिए हुए पैसे उन्हें वापस कर देती है और अपने स्कूटी ब्यूटी पार्लर से लोगों के घर जाकर उन्हें सजाती है। कुछ वक्त के बाद एक बड़ा सा घर लेकर अपने अब्बू के साथ वहीं रहने लगती है।